हाँ जी, नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे आरएस मुख्य परीक्षा 2024 की, और इसके साथ ही एपीओ मुख्य परीक्षा 2024 जो 1 जून 2025 को आयोजित होने जा रहा है। हम लोग बात कर रहे थे सामान्य हिंदी की मुख्य परीक्षा की। बात करें आरएस की, तो आरएस के जो पेपर 4 है उसमें आपके जो सामान्य हिंदी का भाग है उसके हमने इससे पहले भी इसी जो सीरीज है इसमें जो कई वीडियोज आपको पहले से उपलब्ध हो गए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थशास्त्र के पत्र, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र के पत्र किसे कहते हैं, इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसका जो आधिकारिक फॉर्मेट है वो क्या है, और साथ ही साथ इसको लिखते समय इसकी जो लेखन शैली है या फिर जो भाषा शैली है वो आपकी जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए, और लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम एक छोटी से छोटी जो बातें हैं उनको जानने की है वो कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थशास्त्र के पत्र की। और इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सामान्य हिंदी जो लेखन भाग है इसके जो कई वीडियोज़ है वो पहले से उपलब्ध हैं, जैसे कि संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्तीकरण है वो लिखना कैसे है, और इसमें सारांश और संक्षिप्तीकरण में लेखन में क्या अंतर है, जो बेसिक आपको चीज़ें हैं वो आज तक नहीं पता चली हैं, इस प्रकार की जो बातें वो उसमें हमने की हैं। तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही साथ जो पलवन है इसका जो कि भाव विस्तार आपको कैसे करना है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में सामान्य कार्यालय पत्र और कार्यालय आदेश ये दोनों ही टॉपिक है वो अपलोड हो चुके हैं। और सामान्य कार्यालय पत्र मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो है एक बार अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको जो पत्र लेखन की सामान्य नियम है या फिर पत्र लिखते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो बेसिक बातें हैं वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो आप ये अवश्य देखें। हम लोग बात कर रहे थे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र के पत्र। आप मेरे पीछे जो कि बोर्ड पर ये चीज़ें देख पा रहे हो कि अर्थशास्त्र के पत्र है, अर्थशास्त्र के पत्र किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र के पत्र किन किन जो परिस्थिति है उनमें जारी किया जाता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्थशास्त्र के पत्र लिखते समय हमें किस तरह की भाषा शैली है उसका प्रयोग करना चाहिए। आइए एक एक करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, और जहाँ कहीं भी आपको संशय पैदा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सर ये है, ये आपने ये बताया है, कहीं और कि आपने कुछ और देखा हो, तो आपके मन में जो भी डाउट आए मुझे बताएं, उसका मैं मेरी तरफ से जो उसका सॉल्यूशन है वो अवश्य दूंगा। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के पत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के पत्र किसे कहते हैं, यानी जो सरकारी अधिकारियों के मध्य या सरकारी कर्मचारियों के मध्य कार्यालय कामकाज के लिए कार्यालय कामकाज के संदर्भ में लिखे जाने वाले जो पत्र हैं जिसके अंतर्गत है आत्मीय स्पर्श एवं लगावपूर्ण भाषा शैली है उसका प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो अनौपचारिक भाषा शैली है वो काम में ली जाती है। यानी वह पत्र है जिसमें सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय कामकाज के संदर्भ में लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत है आत्मीय स्पर्श एवं लगावपूर्ण भाषा के साथ साथ अनौपचारिक शैली का समावेश हो, ऐसे पत्र क्या कहलाते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र कहलाते हैं। यानी इसमें अंतर कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने अधीनस्थ या उच्चस्थ अधिकारी को जो सरकारी कामकाज के लिए ही पत्र लिखेगा, लेकिन इसमें वो एक आत्मीय जो भाषा है यानी जो अनौपचारिक भाषा है उसको काम में लेगा। ठीक है। तो ये इसकी एक जो खासियत है, यानी यह अनौपचारिक भाषा शैली है वो काम में ली जाएगी, और आत्मीय स्पर्श जो लगावपूर्ण भाषा है वो इसमें शामिल होगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र के पत्र किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। यानी हमारे सामने अब एक नया प्रश्न पैदा हो गया है कि सर अर्थशास्त्र के पत्र है वो किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, क्योंकि जो सामान्य कार्यालय पत्र है वो भी कार्यालय कामकाज के लिए ही जारी किया जाता है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर ये किस परिस्थिति में जारी किया जाएगा, तो ये हम जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो अर्थशास्त्र के पत्र है वो सरकारी मामलों में सलाह एवं जो परामर्श मशविरा के लिए जारी किया जाता है, सलाह एवं जो परामर्श के लिए जारी किया जाता है।
यानी लिखा जाता है एक दूसरे को, यानी कि कोई उच्चस्थ अधिकारी है या फिर निम्नस्थ अधिकारी को उच्चस्थ अधिकारी से किसी मुद्दे पर या फिर किसी टॉपिक पर या फिर किसी जो गवर्नमेंट की योजना है या फिर ऐसी कोई गवर्नमेंट का कार्यक्रम है उसके क्रियान्वयन के बारे में यदि कुछ तकनीकी समस्या आ रही है तो उसके निवारण के लिए वो अर्थशास्त्रीय पत्र है वो लिखने का काम करते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो अधिकारियों की व्यक्तिगत राय जानने एवं किसी विषय की सूचना पाने या विचार विमर्श हेतु भी लिखा जा सकता है। यानी किसी कार्यक्रम है या किसी मुद्दा है या फिर किसी टॉपिक पर जो अधिकारी है या फिर जो कर्मचारी है उसकी व्यक्तिगत राय है वो जानने के लिए भी यह जारी किया जा सकता है। और सरकारी कार्यों में निकटता दर्शाने हेतु भी अर्थशास्त्र के पत्र है वो जारी किया जा सकता है। यानी निकटता का अर्थ यह है कि उसमें एक आत्मीय भाव होता है, उसकी एक वजह से वो काम है जिस स्पीड से होता है उसे कई गुना आपकी जो तेजी से हो सकता है, इसलिए जो अर्थशास्त्र के पत्र है वो लिखा जाता है इस काम के संदर्भ में भी। अब बात करें इसमें जो उच्च अधीनस्थ कर्मचारी है वह सीधा अपने उच्चस्थ अधिकारी से शिकायत के रूप में भी ये जो पत्र है वो लिख सकता है। यानी एक अधिकारी अपने अधीनस्थ जो कार्मिक हैं उनकी शिकायत करने के लिए उच्चस्थ अधिकारी को जो पत्र लिखता है उसमें जो अर्थशास्त्र के पत्र हैं वो काम में ले सकता है। और साथ ही किसी विशेष विषय पर अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इसे जारी किया जाता है। नहीं, ध्यान आकर्षित करने के लिए तो अपन बात करें तो अनुस्मारक पत्र है वो भी जारी किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि अनुस्मारक पत्र है उसमें आप कोई कार्यालय आदेश है या फिर एक पत्र लिखते हैं और उसका जवाब नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर अर्थशास्त्र के पत्र में क्या होता है कि जो अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी टाइम पर यदि जवाब नहीं मिले यानी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अर्थशास्त्र के पत्र है ये लिखा जाता है। यानी किसी विशेष विषय पर अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु यानी पहले सामान्य कार्यालय पत्र है वो लिखा है, उसका कोई जो जवाब है प्रत्युत्तर है नहीं मिलने पर जो अनुस्मारक पत्र है वो भेजा गया, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला तो जो उच्चस्थ अधिकारी हैं या फिर जो जिस अधिकारी ने पत्र भेजा है वही अधिकारी जिस अधिकारी को पत्र भेजा है उसे डायरेक्ट अर्थशास्त्र के पत्र भेजेगा और एक व्यक्तिगत रिलेशन बिल्ड करते हुए उन्हें कहेगा कि इसमें यदि आपको कोई भी जो तकनीकी खामी आपके आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप इस काम को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए ये जो अर्थशास्त्र के पत्र है ये जारी किया जाता है। और साथ ही साथ किसी विषय पर यदि कोई अपने जो तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में जो आपके अर्थशास्त्र के पत्र है वो जारी किया जाता है। ठीक है, यानी लिखा जाता है, अर्थशास्त्र के पत्र लिखा जाता है। या फिर किसी सम्मानित अधिकारी या व्यक्ति को किसी कार्यक्रम समारोह या सभा की अध्यक्षता करने या संबोधन करने के लिए आमंत्रित करना हो तो भी अर्थशास्त्र के पत्र जारी किया जाता है। यानी 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में यदि मैं कहूँ यदि उपखंड स्तर का कार्यक्रम है और उसमें उपखंड अधिकारी है वो उस उपखंड का जो प्रधान है या फिर जो विधायक है उसको यदि सभा को संबोधित करने या फिर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पत्र लिखता है तो उसमें अर्थशास्त्र के पत्र है वो काम में लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो आपके हो गई, ये तो हमने बात कर ली थी कि भाई किन जो कंडीशन है उसमें आपके अर्थशास्त्र के पत्र वो जारी किया जाता है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र के पत्र है इनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी अर्थशास्त्र के पत्र जब आप लिख रहे हो तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ अर्थशास्त्र की जो पत्र है उसके लिखने का फॉर्मेट है वो क्या है। तो हमने पहले बात कर ली थी जो सामान्य कार्यालय पत्र है उसका वीडियो आप एक बार देखें ताकि उसकी जो बेसिक है वो आपके वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ यदि आप देख रहे हो तो आपके थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश करूँगा मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल ईजी वे में ये मैं लिखना बता दूंगा और एक जो उदाहरण है उसकी भी अपन बात कर लेंगे। यानी इसमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र के पत्र हैं
इसमें सबसे पहले ऊपर जो गवर्नमेंट का नाम आएगा 1 नंबर पे, और सामान्य कार्यालय पत्र और कार्यालय आदेश वगैरह जो बाकी लेटर है, बाकी जो पत्र है, उसमें सरकार के नाम के बाद नंबर 2 पर दूसरी लाइन में उसके नीचे ही कार्यालय या विभाग का नाम आता है। लेकिन अर्थशास्त्र के पत्र में कार्यालय और विभाग का नाम नहीं आएगा। यह हो गई 1 नंबर बात। नंबर 3 पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो प्रेषक अधिकारी यानी जो भेजने वाला अधिकारी है, उसका नाम और जो पदनाम है वो पेज के बाईं ओर लिखा जाएगा। किस ओर? पेज के बाईं ओर। और उन्हीं लाइनों में उसके सामने दाहिने ओर उसके कार्यालय का, उसका पदनाम और जो कार्यालय का पता है, यानी उसके जो कार्यालय का नाम है और पता है वो उसके दाहिने ओर लिखा जाएगा। ठीक है ना, यह होता है, यानी जो भेजने वाला है इसका लिखा जाएगा। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो जो हम कार्यालय का नाम हम पता लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे आपको जो दिनांक लिखना है, और जो पत्र क्रमांक है वो भी आपकी जो पहले क्या होता था कि पत्र क्रमांक जिस लाइन में लिखा जाता था उसी लाइन में पत्र क्रमांक जो दाहिनी ओर लिखा जा रहा है, यानी अर्थशास्त्र के पत्र में पत्र क्रमांक है वो दाहिनी ओर लिखा जा रहा है। लेकिन जो सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश वगैरह है, उनमें क्या होता है कि पृष्ठ के बाईं ओर जो पत्र क्रमांक है वो लिखा जाता है, और जो दिनांक है वो पत्र क्रमांक वाली लाइन में ही दाहिनी ओर लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है कि दोनों ही दाहिनी ओर लिखा जा रहा है। दिनांक, ऊपर दिनांक लिखना है और इस दिनांक के नीचे वाली लाइन में है आपको अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक लिखना है। फिर आपको जो पूर्ण है अपूर्ण विराम है वो लगाना है, और अपूर्ण विराम के बाद में आपको जो पत्र क्रमांक है यानी जो कार्यालय है, कार्यालय के आद्य अक्षर, फिर क्या होगा स्थान के आद्य अक्षर, फिर वर्ष, और फिर जो पत्र क्रमांक है वो लिखा जाएगा। इसको अपन थोड़ा सा आगे विस्तृत में बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विषय जो संदर्भ है उसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग अपन है वो जो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। यानी इसमें अनिवार्य नहीं है कि आप विषय और जो संदर्भ है वो दोनों लिखें। ये दोनों लिखने की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? यदि आपने पहले उस अधिकारी को सामान्य कार्यालय पत्र भेजा है, उसके बाद में अनुस्मारक पत्र भेजा, उसका भी जवाब नहीं भेजा गया है, उसके बाद में उसी अधिकारी को यदि अर्थशास्त्र के पत्र भेजा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके विषय और जो संदर्भ है वो लिखा जाएगा। बाकी अर्थशास्त्र के पत्रों में कहीं भी जो आपके संदर्भ और विषय है वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है कि संबोधन की। तो यहाँ पर संबोधन का प्रयोग होगा, यानी जो संबोधन है मैं कहूँ, या संबोधन और जो स्वनिर्देश है, इन दोनों का प्रयोग यहाँ पर अनिवार्य है। संबोधन और स्वनिर्देश ये दोनों ही यहाँ पर अनिवार्य हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संबोधन आप लिखते हैं तो यदि उच्चस्थ अधिकारी द्वारा निम्नस्थ अधिकारी को लिखा जाता है तब तो लिखा जाएगा प्रिय, और यदि निम्नस्थ अधिकारी के द्वारा उच्चस्थ अधिकारी को लिखा जा रहा है तो माननीय या आदरणीय भी यहाँ पर लिखा जा सकता है संबोधन के रूप में। ठीक है, यह हो गई बात संबोधन की। अब बात करें तो उसके बाद में मध्य भाग आएगा, और मध्य भाग के बाद में आपको हृदय स्पर्शी जो शब्द हैं, जैसे धन्यवाद की जगह शुभकामनाओं सहित लिखना है, या मंगल कामनाओं सहित, या से प्रेम है, ये शब्द लिखना है। ठीक है ना, और उसके बाद जो स्वनिर्देश है ये वो यहाँ पर अवश्य लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी कि संबोधन और जो स्वनिर्देश है इनका प्रयोग यहाँ पर अवश्य किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वनिर्देश और जो संबोधन है वो लिखने अनिवार्य हो जाते हैं। और स्वनिर्देश में आप भवनिष्ठ, भवद्य या शुभेच्छु लिख सकते हैं, यानी ये जो वर्ड है ये आप स्वनिर्देश में प्रयोग कर सकते हैं। और फिर जो प्रेषित का नाम, पदनाम, आप जो प्रेषित का नाम है और संबोधन शब्द है, आदर सूचक शब्द है, ये सारे शब्द हैं। ये एक इसकी खास बात मैं बता रहा हूँ ना, अपनी जो प्रेषित का नाम, संबोधन शब्द और आदर सूचक शब्द कौन सा, यानी शुभकामनाओं सहित या मंगल कामनाओं सहित, ये जो शब्द लिखेंगे ये शब्द है, ये हस्तलिखित होंगे, ये आपके टंकित या फिर टाइप किए हुए नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एग्जाम में तो हम सारा जो पत्र है वो हाथों से लिख रहे हैं, तो अब एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि ये हस्तलिखित हैं? तो आपको आपके जो प्रसिद्धि का नाम
संबोधन और आदर सूचक शब्द, इनको अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। और पूरा पत्र लिखने के बाद में आपको नीचे जो टिप्पणी करना है, लिखना, जो टिप्पणी करके अपूर्ण विराम लिखते हुए आगे लिखना है, रेखांकित शब्द या वाक्यांश प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है। इस प्रकार आपको लिखना है। अब अपन ये जो फॉर्मेट है इसकी बात करें तो अर्थशास्त्र के पत्र का फॉर्मेट है इस प्रकार से कुछ रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले सरकार का नाम आएगा। यदि भारत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा लिखा जा रहा है तो भारत सरकार आएगा, और राजस्थान सरकार के अधिकारी के द्वारा लिखा जा रहा है तब ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार नाम में आएगा। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कि पेज के बाईं ओर जो पत्र भेज रहा है उस पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाएगा, और इसके जस्ट सामने की साइड में, यानी चूंकि उसी लाइन के जो कि दाहिनी ओर, उसी लाइनों की जो दाहिनी ओर क्या लिखा जाएगा, यानी जो प्रेषक जो पत्र भेज रहा है, जो पत्र भेज रहा है उस अधिकारी के कार्यालय का नाम, पता व स्थान लिखा जाएगा। यानी इसमें क्या है, नंबर 1 पर सरकार का नाम आएगा, नंबर 2 पर सीधा ही आपको जो पत्र भेज रहा है उस जो पदाधिकारी का नाम लिखा जाएगा, और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या आएगा, उसका पदनाम आएगा। ये पृष्ठ के आपके बाईं ओर लिखा जाएगा, और उसी लाइनों में पृष्ठ के दाईं ओर क्या होगा, आपको लिखना है प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का नाम, पता व स्थान लिखना है। और उसके बाद में जो हम पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो नंबर 3 पर लिख रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पत्र क्रमांक और जो दिनांक है, यानी जो दिनांक और पत्र क्रमांक है ये यहाँ पर नंबर 3 पर तो है, नंबर 3 पर तो है, लेकिन ये दोनों ही किस ओर लिखी जाएगी, ये दोनों ही आपके पृष्ठ के दाहिनी ओर लिखी जाएगी। यानी जहाँ पर आपने जो प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का नाम, पता, स्थान लिखा है उसके जस्ट नीचे आपको दिनांक लिखना है, और जो दिनांक लिख करके अपूर्ण विराम लगाना है। और फिर आपको दिनांक कैसे लिखना है, जैसे मैं बताऊं तो आपको 18 जून को एग्जाम है तो 18 जून 2025, यानी जो कोमा है, अल्प विराम है, 18 जून के बाद में अल्प विराम लगाना है, और फिर 2025 ईयर है वो लिख के देना है। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको क्या करना है, लिखना है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखना है। फिर जो कार्यालय है, कार्यालय का आद्य अक्षर, फिर आपको विकल्प चिन्ह, फिर स्थान का आद्य अक्षर, फिर विकल्प चिन्ह, फिर वर्ष, फिर विकल्प चिन्ह, और फिर जो पत्र क्रमांक है वो आपको लिखने हैं। अब बात आती है नंबर जो कि 4 पर। तो नंबर 4 पर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा जाएगा संबोधन। संबोधन यहाँ पर हमने पहले ही बात कर ली थी, विषय और जो संदर्भ है वो लिखना अनिवार्य नहीं है, कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसी स्थिति में लिखा जाएगा कि यदि आपने किसी अधिकारी को सामान्य कार्यालय पत्र भेजा है और उस पर काम नहीं हुआ है, या फिर जो प्रत्युत्तर नहीं मिला है, उसके बाद भी आपने अनुस्मारक पत्र भी भेजा है, उसका भी यदि जवाब नहीं मिला है, और फिर यदि आप अर्थशास्त्र के पत्र भेज रहे हो तो ऐसी स्थिति में ही विषय और संदर्भ लिखा जाएगा, बाकी में विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो नंबर 4 पर आएगा संबोधन। अब संबोधन आपको लिखना कैसे, यदि जो भेज रहा है उससे जो छोटे अधिकारी को लिख रहा है तब तो लिखा जाएगा प्रिय, और यदि जो अधिकारी सामने वाला बड़ा है यानी उच्चस्थ, निम्नस्थ से उच्चस्थ अधिकारी को लिखा जा रहा है तब लिखा जाएगा आदरणीय। क्या लिखा जाएगा, आदरणीय। फिर लगाना है आपको अल्प विराम। आदरणीय लिखने के बाद में यानी इस प्रकार आपको लिखना है कि आपको इस प्रकार लिखना है आदरणीय अल्प विराम, और फिर यहाँ से आपको जो पत्र है वो लिखना स्टार्ट का कर देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य भाग अब जब लिख रहे हो तो मध्य भाग लिखते समय जो आपकी जिस कार्य के लिए पत्र लिख रहे हो वो बात आपको पहले लिखना है, यानी जो 2 पैरों में आपको लिखना है। पहले पैरे में आप जिस विषय पर पत्र भेज रहे हो वो आपको कार्य लिखना है, यानी ये मुद्दे की सामग्री है वो लिखना है। और जो दूसरा पैरा है, दूसरे पैरे में आपको हृदय स्पर्शी या अपनेपन से युक्त जो सम्मान, जो समापन वाक्य है वो लिखने का काम करना है नंबर 2 पर। ठीक है। तो नंबर 5 पर हमने बात कर ली थी मध्य भाग की, और नंबर 6 पर हम बात करेंगे, नंबर 6 पर हम बात करेंगे कि किसकी, नंबर 6 पर हम बात करेंगे
आपके आदर सूचक शब्द की। अब हमने ऊपर यहाँ पर बात की कि आदर सूचक शब्द है, यहाँ पर अपन शुभकामनाओं सहित, मंगल कामनाओं सहित या से प्रेम भी लिख सकते हैं। और ये चूँकि टाइप किए हुए नहीं होंगे ये तीनों, ये मतलब जो आदर सूचक शब्द है ये हस्तलिखित होंगे। और हस्तलिखित तो पूरी जो मुख्य परीक्षा की कॉपी है वो पूरी हस्तलिखित ही होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संबोधन और आदर सूचक शब्द है ये आपको अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। जैसे आपने शुभकामनाओं सहित लिखा या मंगल कामनाओं सहित लिखा तो आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। और फिर नंबर 7 पर आएगा स्वनिर्देश, यानी आपको स्वनिर्देश लिखना है। और स्वनिर्देश में आपको क्या लिखना है? शुभेच्छु या भावनिष्ठ। यानी जो स्वनिर्देश है उसके लिए आप जो 2 शब्द है वो काम ले सकते हैं, शुभेच्छु या भावनिष्ठ काम में ले सकते हैं। उसके बाद में जो भेजने वाला अधिकारी है उसका हस्ताक्षर होगा और नीचे कोष्टक में उसका नाम है वो लिखा जाएगा। यानी जो नंबर 7 पर पहले आपके स्वनिर्देश आएगा और स्वनिर्देश के बाद में स्वनिर्देश के जस्ट नीचे वाली लाइन में उसके नीचे ही पेज के किस ओर, जो कि दाईं ओर, पेज के दाईं ओर क्या होगा? भेजने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर आपको कैसे करना है कि हस्ताक्षर आपको जो अपने जो काल्पनिक करना है। और या फिर यदि मुख्य परीक्षा में किसी अधिकारी का नाम लेकर के यदि पत्र लिखा जा रहा है, यदि आपको नाम के साथ में लिखा जा रहा है तो तब ऐसी स्थिति में ही वो आप नाम लिख सकते हो। बाकी यदि आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ नहीं होता है तो आपको जो कि काल्पनिक नाम के रूप में कह गए से मतलब च से जय, यानी इस टाइप के जो नाम है वो आपको लिखना है। यानी इस प्रकार से लिखना है। मैं यदि आपको बताऊं तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि जो हस्ताक्षर है वो आपको इस प्रकार लिखना है, कह गए, और नीचे जो अधिकारी का नाम है तो नाम आपको कोष्टक में इस प्रकार से ही लिखना है। तो ये जो लिखने का आपका जो फॉर्मेट है वो सबसे अच्छा रहता है। अब नंबर 8 पर क्या होता है कि इसी पृष्ठ के नंबर 8 पर जो पृष्ठ के बाईं ओर, नंबर 8 पर जो पृष्ठ के बाईं ओर आप जिस अधिकारी को पत्र भेज रहे हैं उस अधिकारी का नाम, नाम के नीचे पदनाम, कार्यालय का नाम और कार्यालय का पता लिखा जाएगा, कार्यालय का पता लिखा जाएगा। यानी नंबर 8 पर आपकी जो प्रेषित का जो अधिकारी है उसका नाम है, नाम के बाद में है उसका पदनाम, पदनाम के बाद में कार्यालय का नाम, पता व स्थान आपको लिखना है। और नंबर 9 पर सबसे बाद में आपको क्या करना है? जो टिप्पणी लिखना है। और इस टिप्पणी में क्या लिखना है? क्योंकि हमने बात की थी कि संबोधन शब्द और आदर सूचक शब्द है ये दोनों ही हाथों से लिखे हुए होंगे। तो मेंस में मुख्य परीक्षा में पूरी कॉपी अपने हाथ से लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि ये हाथों से लिखे हैं? तो उसके लिए ये दोनों ही शब्द अपन अंडरलाइन करेंगे। और अंडरलाइन करने के बाद में हम नीचे लिखेंगे टिप्पणी लिखेंगे, इस प्रकार वर्ड लिखेंगे टिप्पणी, और फिर लिखेंगे, फिर अपन लिखने का काम करेंगे कि फिर अपन ने इसमें अपनी टिप्पणी वर्ड लिखने के बाद में इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, रेखांकित शब्द या वाक्यांश प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है, इस प्रकार से आपको जो टिप्पणी है वो करना है। या आपको शो हो रही हो ना, रेखांकित शब्द या वाक्यांश प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है, इस प्रकार से आपको जो टिप्पणी करना है। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये हम जो अर्थशास्त्र के पत्र है उसकी हमने बात कर ली। अब हम यहाँ बात करेंगे इसके एक उदाहरण की। उदाहरण की बात करें तो अर्थशास्त्र के पत्र में है, यहाँ पर मैंने एक जो लिया है लेटर लिया है, यानी जो अर्थशास्त्र के पत्र लिया है, इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा उपखंड अधिकारी लोहावट को दूरस्थ मतदाता सूची तुरंत भिजवाने के लिए एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। यानी इसमें आपको अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर है उसके द्वारा पत्र लिखना है। और पत्र लिखना किसको है, यानी आप पत्र किसको भेज रहे हो? तो उपखंड अधिकारी जो लोहावट है उसको भेज रहे हो। और यहाँ पर विषय यह है कि आपको दूरस्थ मतदाता सूची तुरंत भिजवाने के लिए एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखिए। ठीक है, तो हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले ऐसी स्थिति में यदि सबसे पहले नाम आएगा सरकार का, यदि राजस्थान सरकार के अधिकारी के द्वारा लिखा जा रहा है तो राजस्थान सरकार आएगा। तो नंबर 1 पर, क्योंकि नंबर 1 पर है हमने सरकार का नाम लिखा है पेज के मध्य में। नंबर 2 पर है पेज के बाईं ओर है हमने लिखा है
जिस भेजने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम लिखा है, यहाँ पर ये नाम नहीं दिया गया है, तो काल्पनिक नाम के तौर पर हमें क्या लिखना है, कह गए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कह गए अतिरिक्त जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के बाद में यहाँ पर ये जो कोमा लगाया गया ना, ये कोमा यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, ये अब ठीक है। और फिर भेजने वाले अधिकारी के नाम और पदनाम के सामने उसी लाइनों में, उन्हीं लाइनों में जो कि दाहिनी ओर, पेज के दाहिनी ओर आपको क्या लिखना है, उस अधिकारी के कार्यालय का नाम और उसका पता लिखना है, यानी अधिकारी के कार्यालय का नाम और उसका पता लिखना है। तो सामने आप देख रहे हो उसी लाइन में हमने लिखा कार्यालय अतिरिक्त, कार्यालय अल्पविराम अतिरिक्त जिला कलेक्टर अल्पविराम सर्किट हाउस रोड अल्पविराम जोधपुर, और नीचे लिख दिया है जिला जोधपुर, और उसके बाद में हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। तो आपको इस प्रकार लिखना है क्या, भेजने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम पेज के बाईं ओर लिखा जाएगा, और उसके जस्ट दाहिनी ओर सामने आपके क्या लिखा जाएगा, उसके कार्यालय का नाम और पता लिखा जाएगा। और ये केवल और केवल अर्थशास्त्र के पत्र में ही लिखना है, इस बात का और ध्यान रख लेना। और फिर यहाँ पर एक बदलाव यह आता है कि जो दिनांक और आप जो कि पत्र क्रमांक नंबर 3 पर लिख रहे थे, वो पत्र क्रमांक यहाँ पर भी, या नंबर 3 या 4 पर आ जाता है पत्र क्रमांक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो पत्र क्रमांक है वो जो सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, निविदा वगैरह जितने भी होते हैं उनमें जो इसके अलावा जितने भी जो पत्र और आपकी जो प्रारूप है उसमें पत्र क्रमांक है वो हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र के पत्र में क्या है, ये आपके दाईं ओर लिखा जाएगा, और वो भी जो कार्यालय का नाम व पता है उसके नीचे आपको दिनांक लिखना, दिनांक के बाद में जो अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक है वो लिखा जाएगा, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। जो दिनांक लिखना कैसे है वो तो हमने बात कर ही ली कि जो दिनांक लिखना है, फिर यहाँ पर अपूर्ण विराम लगाना है, फिर जैसे यहाँ 22 मार्च अल्पविराम 2025 लिखा हुआ है, आपके एग्जाम है 18 जून अल्पविराम 2025, आपको यही याद रखना है, रट लो चाहे। फिर आपको अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक लगाना है, और फिर जो अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक लिखने के बाद में अपूर्ण विराम लगाने के बाद में अपूर्ण विराम आपके ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह, इस जो चिन्ह को क्या कहा जाता है, अपूर्ण विराम। तो आप कहीं ये नहीं हो जाए कि मैं बोलूँ अपूर्ण विराम में तो आप वही जो वर्ड है वो लिख दें, वो आपको वर्ड नहीं लिखना है, अपूर्ण विराम आपके जो चिन्ह है इसका प्रयोग करना है। यानी अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक शब्द लिख करके उसके बाद में अपूर्ण विराम चिन्ह है उसका प्रयोग करना है। फिर कार्यालय के जो आद्य अक्षर है उनको लिखना है, जैसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर है तो हमने लिखा AGK, फिर विकल्प चिन्ह, ये चिन्ह है इसको विकल्प चिन्ह कहा जाता है, फिर स्थान के आद्य अक्षर, फिर विकल्प चिन्ह, फिर वर्ष 2025 और पत्र के क्रमांक आपके 502 लिख दिया है। अब विषय है, विषय मैंने क्या कहा था, विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप आवश्यकता अनुसार लिख भी सकते हो। तो हमने यहाँ पर विषय क्या लिखा, दूरस्थ मतदाता सूची तुरंत भिजवाने हेतु विषय लिख दिया। विषय के बाद में क्या आएगा, विषय के बाद में आएगा संबोधन शब्द, संबोधन शब्द, और संबोधन शब्द में हमने बात की थी यदि आपके उच्चस्थ अधिकारी द्वारा निम्नस्थ अधिकारी को यदि पत्र लिखा जा रहा है तो यहाँ पर प्रयोग होगा जो प्रिय है, और यदि निम्नस्थ से उच्चस्थ को लिखा जाएगा तो आपको लिखना है संबोधन शब्द है आदरणीय। क्या लिखना है, आदरणीय। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि यदि उच्चस्थ द्वारा निम्नस्थ को लिखा जा रहा है तब तो लिखना है प्रिय, और यदि निम्नस्थ से उच्चस्थ को लिखा जा रहा है तब आपको लिखना है आदरणीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को लिख रहा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रिय है, च से जय, फिर अल्पविराम लगाना है, और ये जो शब्द है इसको आपको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद में जस्ट नीचे वाली लाइन में थोड़ी सी जगह इसके हमने जो संबोधन शब्द लिखा है इसके नीचे की जगह छोड़ते हुए आगे से नीचे वाली लाइन में लिखना है
उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य में होने वाले स्थानीय स्वशासन के चुनावों के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देशानुसार राज्य के 9 मतदाताओं के नाम अद्यतन करते हुए दूरस्थ मतदाता सूची शीघ्र प्रेषित करवाने का श्रम करावें, जिसके लिए किसी भी प्रकार की सहायता अथवा सुझाव की जरूरत महसूस हो तो निसंकोच संपर्क करें। यानी जिस काम के लिए हमने पत्र लिखा है, पहले पेरे में हमें वही बात करनी है, यानी मुद्दे की बात लिखनी है। ये हमने लिख दिया। हमने कहा था कि हमें 2 पेरों में लिखना है। अब जो पेरा नंबर दूसरा है उसमें हमने कहा था कि आत्मस्पर्शी या हृदय स्पर्शी जो भाषा है उसके साथ आपको पत्र का जो समापन है वो करना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि गत मुलाकात में आपका स्वास्थ्य कमज़ोर पाया था। मुझे आशा एवं विश्वास है कि अब आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। आप इस प्रकार से भी लिखना है आपको, ठीक है। और मध्य भाग लिखने के बाद में आपके आता है, मध्य भाग लिखने के बाद में आपके क्या लिखना होता है, आदर सूचक शब्द। और आदर सूचक शब्द में हमने बात की थी ये हाथों से लिखा हुआ होगा, और हाथों से लिखा हुआ होगा और उसमें हम हार्दिक शुभकामनाओं सहित या फिर हार्दिक मंगल कामनाओं सहित हमें लिखना है, और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है। और ये जो आदर सूचक शब्द है ये भी आपके अंडरलाइन किया हुआ होगा, क्योंकि ये हस्तलिखित है इसलिए आपको इसको अंडरलाइन कर देना है। फिर ये आदर सूचक शब्द है, ये आप जो मध्य भाग पूर्ण करते हो उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में है, और पेज के बाईं ओर लिखना है। किस ओर? पेज के बाईं ओर। मध्य भाग पूर्ण होते ही नीचे वाली लाइन में लिखना है और पेज के बाईं ओर लिखना है। और फिर पेज की दाहिनी ओर। किस ओर? पेज की दाहिनी ओर आपको क्या लिखना है, जो पत्र भेज रहा है उस अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर लिखना है। यानी इससे पहले आपके लिखा जाएगा स्व निर्देश, यानी जो अर्थशास्त्र के पत्र है उसमें स्व निर्देश लिखा जाएगा, और स्व निर्देश है वो हम लिखेंगे भवनिष्ठिया जो शुभेच्छु शब्द है। तो पहले पृष्ठ के जो दाहिनी ओर हम लिखेंगे स्व निर्देश शब्द, यहाँ पर हमने लिखा है शुभेच्छु, और उसके बाद में जो कह गए ये हस्ताक्षर है, और नीचे आप देख पा रहे हो कोष्टक में नाम लिख दिया है। और उसके बाद में पृष्ठ के बाईं ओर हम लिखेंगे जिस अधिकारी को यह पत्र भेज रहे हैं उस अधिकारी का नाम, उसका पदनाम, फिर कार्यालय का नाम व पता, फिर कार्यालय का नाम व पता लिखेंगे। यानी भेजने वाले अधिकारी के नाम व हस्ताक्षर के बाद फिर से हम पेज के बाईं ओर आ जाएंगे। पेज के बाईं ओर जिस अधिकारी को पत्र भेज रहे हैं उस अधिकारी का नाम, फिर उसका पदनाम, फिर उसके कार्यालय का पता व स्थान आपको लिखना है। जैसा यहाँ पर हमने लिखा है च से जय, उसके बाद में उसका पदनाम लिखा है उपखंड अधिकारी, और उपखंड अधिकारी के बाद में लिखने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है कि अल्फ विराम लगाया यानी कोमा लगाया है। फिर नीचे कार्यालय के बाद में हमने यहाँ पर लिखा है उपखंड अधिकारी, फिर हमने कोमा लगाया यानी अल्फ विराम लगाया है, और फिर नीचे वाली लाइन में लिखा है लोहावट जोधपुर, लोहावट जोधपुर के बाद में हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लिखा है, और लोहावट के बाद में हमने अल्फ विराम लगाया है। और ये आपका हो गया अर्थशास्त्र के पत्र पूरा। आपको लिखना कैसे है और अंत में आपको क्या करना है, हमने एक सबसे महत्वपूर्ण बात की थी कि यह केवल इसी पत्र में ही लिखा जाएगा। आपको नोट डालना है, नोट डालकर लिखना है रेखांकित, आपको रेखांकित लिखना है। फिर कोष्टक में आपको इस प्रकार से जो ये लाइन है ये बतानी है। यहाँ आप जो कि देख पा रहे हो तो मेरे पीछे, ठीक है ना, ये नोट लगा करके लिखना है रेखांकित। कोष्टक में आपको जो अंडरलाइन है वो बताना है। फिर लिखना है रेखांकित शब्द या वाक्यांश प्रेषक द्वारा हस्तलिखित हैं, यानी जो रेखांकित शब्द या वाक्यांश है ये प्रेषक द्वारा हस्तलिखित हैं। तो इस प्रकार आपको जो अर्थशास्त्र के पत्र है यही इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब अर्थशास्त्र के पत्र है ये जो अन्य पत्र है उनसे थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ें, और इसको लिखते समय इसके नियम हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ें। और मुझे आशा और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में यदि आपसे अर्थशास्त्र के पत्र है इससे
संबंधित सवाल पूछा जाएगा। तो आपका कोई भी सवाल है वो आप गलत नहीं करोगे और एकदम अच्छी तरीके से उसको लिख करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो सेशन में हमने बात की थी अर्थशास्त्रीय पत्र की, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले अनुस्मारक जो पत्र है उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच